नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। संसद टीवी की टीम आप पहुंची है तिरुपति आंध्र प्रदेश और तिरुपति आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई है देश की पहली नेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस, यानी एक ऐसी समिति जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसके द्वारा आयोजित एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पर देश के हर कोने से नारी शक्ति, नारी नेतृत्व ने एक साथ एक आवाज़ में एक ही नारा लगाया कि अब समय है नारी सशक्तिकरण का, विमेन लेड डेवलपमेंट का। आस्था की नगरी तिरुपति, जहां भगवान बालाजी के आशीर्वाद से भक्ति और परंपरा का संगम होता है। इसी ऐतिहासिक शहर ने 14 और 15 सितंबर 2025 को देखा महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व का अनूठा उत्सव। देश भर की संसद और विधानसभाओं की महिला सशक्तिकरण समितियां पहली बार एक मंच पर जुटी। यह सम्मेलन सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। 14 सितंबर की सुबह राहुल कन्वेंशन सेंटर का परिसर जीवंत हो उठा। संसद और राज्यों की महिला सशक्तिकरण समितियों की चेयरपर्सन और सदस्य इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचने लगी। सभी ने मिलकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। लेकिन वह क्षण ऐतिहासिक बन गया जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ और उस गार्ड ऑफ ऑनर की कमान संभाल रही थी एक महिला अधिकारी। लोकसभा अध्यक्ष ने सौम्यता के साथ सम्मान को स्वीकार किया और नारी शक्ति का सम्मान किया। सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ राष्ट्रीय गान, आंध्रा राज्य गीत और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद अपने आप में ऐतिहासिक इस सम्मेलन में सभी अतिथियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में स्वागत भाषण आंध्र प्रदेश विधानसभा की समिति अध्यक्ष गौरू चरिता रेड्डी ने दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सॉवरनियर का विमोचन हुआ। संसद की महिला सशक्तिकरण समिति की चेयरपर्सन डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि आज हम ऐसे युग में खड़े हैं जहां महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की दिशा बदलने की शक्ति बन गया है। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास अब भारत की राष्ट्रीय नीति है। भारत महिलाओं को सिर्फ सहभागी नहीं मान रहा, बल्कि उन्हें विकास के सशक्त उत्प्रेरक के रूप में पहचान रहा है। That the empowerment of women is central to the progress of India. It underscores our shared commitment for advancing gender justice and inclusive development. India's vision of a Viksit Bharat by 2047 rests on the pillars of equality, inclusion, and empowerment. Women-led development has now become the new narrative, the core narrative of India's national strategy. As articulated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is investing in women as catalysts of growth through improved access to education, entrepreneurship, health, and digital literacy. As the world's largest democracy, we believe that the greater presence of women in political and decision-making spaces creates a sense of security among the common citizens, particularly the women and the marginalized sections. As a result, India today is witnessing a rapid transformation from women's development to women-led development.
Under the vision of the Honorable Prime Minister, our government has adopted a multi-pronged approach involving the whole of the government and the whole of society to address issues women face as a lifetime continuum basis. Keeping pace with this, the Parliamentary Committee on Empowerment of Women is working for women's educational, social, economic and political empowerment that ascertains gender justice and equality. We may recall that on the occasion of the International Women's Day of 1996, both houses of parliament adopted identical resolutions regarding the constitution of a joint standing committee on improving women's status. In response, the Committee on Empowerment of Women was constituted for the first time on the 29th of April 1997 under a unique cross-ministerial mandate to scrutinize all measures affecting women. Since its inception, the committee has worked diligently to fulfill the mandate. It is a matter of immense pride for me as the present chairperson of the Women Committee on Empowerment to place before you that the committee has finalized and presented 87 reports to the Parliament, 45 original reports and 42 action taken reports on a wide range of issues affecting women. In the 17th Lok Sabha alone, we have held 46 sittings, invited 16 ministries and departments and other organizations, including the National Commission for Women for Evidence and Briefing, and laid 8 impactful reports and 5 action taken statements in the Parliament. This conference is a landmark event bringing together chairpersons of committees on empowerment of women from Parliament and state legislatures for the first time. It is an opportunity to share experiences, exchange best practices, explore innovative ways to strengthen the ideals of the Constitution, which guarantees equality and empowers us to adopt measures for positive discrimination, as exemplified by the recent and transformative Nari Shakti Vandan Adhiniyam. वहीं कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के विधायी कार्य मंत्री ने सम्मेलन में स्पष्ट किया कि यह केवल सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत की नींव है। महिलाओं की सशक्त भागीदारी देश के हर क्षेत्र में परिवर्तन और प्रगति की दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तब समाज की सोच बदलती है और विकास की रफ्तार तेज होती है। This conference is historic, bringing together legislatures from across the country to deliberate on empowering the women, an agenda that is not just a matter of social justice, but a foundation for building a developed India. The Government of India has set before us an ambitious goal, Viksit Bharat 2047, a nation that is strong, inclusive, and prosperous when we celebrate 100 years of independence. Women empowerment is central to this vision. We also recognize the opportunities and challenges of rapidly changing world. As artificial intelligence and biotechnology and digital platforms reshape the economies, women must not be left behind. Andhra Pradesh is investing in digital literacy, STEM education and next generation skills like quantum computing so that women can participate as equal leaders in economy and in the future. Empowerment, however, is not achieved only by schemes. It demands a mind shift. We as policymakers must ensure that budgets, laws and programs actively reduce inequalities. We must view women not only as beneficiaries but as equal partners and leaders in development. This conference provides us a rare opportunity to bring together the wisdom of Parliament and the state legislatures to share their best practices and to craft a united vision for the women-led growth. वहीं कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि महिला नेतृत्व सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने अपना वक्तव्य तेलुगु भाषा में दिया
और कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है। यही नेतृत्व राष्ट्र के हर क्षेत्र में नवाचार और समावेशिता की नींव रखता है। చక్కటి దర్శనం ఏర్పడుతుంది। ఈ 2 days కూడా మా ఆతిథ్యం స్వీకరించి మా రాష్ట్ర వారిని, మా రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా దీవించి ఈ తాలూకు ఐక్యత చాటాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి। तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुए इस ऐतिहासिक पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष इंटरप्रिटेशन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे हर प्रतिभागी हर संबोधन को अपनी पसंद की भाषा, हिंदी या अंग्रेजी में सीधे सुन सका। यहाँ पर तिरुपति में पहला जो सम्मेलन हुआ है महिलाओं से संबंधित, इसमें जो हमारे साथी हैं, हमारा जो विभाग है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें तेलुगु के भाषण भी हुए, तो हमारे तेलुगु के जो भाषांतरकार हैं मूर्ति जी, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी पूरी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिना भाषण के आप जो है लोगों से संपर्क नहीं कर सकते, और जो संपर्क हुआ है हमारे इस विभाग के माध्यम से ही हुआ है। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरी टीम ने इतना महत्वपूर्ण इसमें अपना योगदान दिया है। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत की पंचायतों से संसद तक महिला नेतृत्व लोकतंत्र की नई ताकत बन गया है। उन्होंने कहा कि महिला विकास अब विभिन्न रूपों और प्राथमिकताओं में सामने आ रहा है। विकसित लोकतांत्रिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में महिलाओं के अधिकारों और उनके नेतृत्व को मान्यता मिल रही है। भारत की पंचायतों से संसद तक महिला नेतृत्व लोकतंत्र की नई ताकत बन चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में समितियों की बैठकें सुचारू रूप से आयोजित हो रही हैं। पैरेलल कितनी महत्वपूर्ण चीज इस मुल्क में हो रही है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आदरणीय बिरला जी के प्रयास से अभी कुछ महीनों पहले एस्टीमेट कमेटी लोकसभा की अगुवाई में पूरे देश की विधानसभाओं की स्टेट कमेटी के चेयरपर्सन मेंबर्स बंबई में मिले। उसके बाद इसी तरह SC/ST कमेटीज के सारे महत्वपूर्ण लोग, लोकसभा के चेयरपर्सन से लेकर देश की विधानसभाओं के सारे महत्वपूर्ण लोग अभी भुवनेश्वर में मिले, उड़ीसा में। अभी कल 2-3 दिनों की बैठक बेंगलुरु में CPA चैप्टर्स की हो रही थी, और आज यह महत्वपूर्ण बैठक आज तिरुपति के पावन धरती पर महिलाओं को एम्पावरमेंट लेकर है। तो ये पैरेलल प्रयास, जो हम कहते हैं कि कमिटीज मिनी पार्लियामेंट्स हैं, और इन कमिटीज में 2-2, 3-3 दिनों तक इतना सीरियस डेलिब्रेशंस, अलग अलग विचारों के लोग बैठकर साथ काम करते हैं। यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इस देश को बताए जाने की जरूरत है कि साथ साथ इतना बड़ा प्रयास लोकतांत्रिक चल रहा है, हो रहा है। Women development has taken different forms and priorities. While many developed democracies took time to recognize the rights of women, our constitution always looked at women as an integral part of social and economic development. Today we have more women representatives at the grassroots. Back in 2006, I think Bihar was the first among the states to have 50% reservation for women in the third tier of governance. Today about 21 states have reservation of 50% for women in local bodies. The country has about 14.5 lakhs elected women representatives in Panchayat Raj institutions, with a landmark women's reservation legislation passed in the new parliament building in 2023. I am certain that more women will be part of national leadership in times to come. This is women-led era of development. However, we must also acknowledge that women have faced several barriers in their progress, and it's essential for politics to create a space for a more equal society and provide more opportunity. And I believe the committees at both national and state levels are playing an important role in ensuring these goals are achieved. Achieving these outcomes also requires efforts in easing regulations, amending legislations, and providing the right infrastructure, safety for women. Working towards such a structural reforms creates sustainable livelihoods that are critical not only for social development but also to achieve broader agenda of a developed India. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन सम्मेलन का प्रेरणादायक क्षण रहा। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी की पावन धरती केवल आस्था और संस्कृति की नहीं बल्कि नारी शक्ति के शताब्दी योगदान की भी गवाह है।
महिलाओं ने हमेशा सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक आंदोलनों में नेतृत्व दिया है। यही कारण है कि इस सम्मेलन का विषय विमेन लेड डेवलपमेंट, एक विकसित भारत के लिए बिल्कुल सार्थक है। आस्था, धर्म, संस्कृति की धरती, भगवान वेंकटेश्वर की धरती, तिरुपति बालाजी के इस स्थल पर जो आस्था, धर्म और संस्कृति की धरती है, ये धरती नारी शक्ति के शताब्दी योगदान की धरती है। इस धरती पर केवल धार्मिक आस्था नहीं, महिलाओं का नेतृत्व, सामाजिक दायित्व की प्रेरणा की धरती भी है। और इसीलिए आज भारत की महिलाएं दृढ़ संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। और इस धरती पर महिला सशक्तिकरण समिति की बैठक, जिसमें विकसित भारत में महिलाओं का योगदान निश्चित रूप से हम सबका सुखद अनुभव है कि जिस धरती ने शताब्दियों से महिला नेतृत्व, सामाजिक योगदान दिया, उस धरती पर यह सम्मेलन हो रहा है। भारत की विरासत, भारत का इतिहास हमेशा सशक्त महिलाओं की समृद्ध परंपराओं का रहा है। आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस धरती में महिलाओं ने हमेशा व्यापक योगदान दिया है, नई दृष्टि दी है, नया विचार दिया है। हम देश के इतिहास को जब देखें, उनकी विरासत को देखें, तो हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें इस भारत के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आजादी का आंदोलन हो, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन हो, उन सब में एक सशक्त नेतृत्व भारत का रहा है। और इसीलिए हमने इस सम्मेलन का विषय वुमन लेड डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत रखा है, जो आज यथार्थ सार्थक है। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं के नेतृत्व के, सहभागी के नहीं कर सकते। और इसलिए आज भारत की महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है, ये भारत की वास्तुकार है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के संविधान में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व के कारण ही लोकतंत्र में मत और समानता का अधिकार सुनिश्चित हुआ। आज हमारी बेटियां तकनीकी, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय नेतृत्व कर रही हैं। यह शक्ति और संकल्प देश को आगे बढ़ाने की क्षमता देता है। भारत के संविधान में 15 से ज्यादा महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर चर्चा से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से एक ऐसा संविधान बनाया जो हम सबका आज भी मार्गदर्शन करता है। और उस संविधान में महिलाओं के नेतृत्व के कारण ही भारत के लोकतंत्र के अंदर, जब दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, जो लोकतंत्र बरसों पुराना था, उसमें न मत का अधिकार था, न समानता का अधिकार था,
ने न्याय का अधिकार था, लेकिन भारत का जब संविधान बना तो उसमें मत का अधिकार था, समानता का अधिकार था और हर विषय पर लेगिंग समानता, ये भारत के संविधान की अद्भुत विशेषता है जो आज भी हमें नेतृत्व दे रही है। और इसीलिए महिलाओं की भागीदारी ने हमेशा नया दृष्टिकोण दिया, नया विचार दिया। हम मानते हैं कि समाज में बहुत कुरीतियां थी, सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, लेकिन उस बड़े आंदोलन में से, उस बड़े नेतृत्व में से जो नेतृत्व निकला, उसके कारण आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर भी खुशी जताई कि केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर स्थापित समितियों के द्वारा निरंतर महिला सशक्तिकरण के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं मेन स्ट्रीम में आकर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी अहम भागीदारी अदा कर सके। हमें खुशी होती है कि चाहे नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे पंचायत का क्षेत्र हो, और आने वाले समय के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन के अंदर जब पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लिखा कि देश के अंदर विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी 33% देश की नीतियों के अंदर, योजनाओं में, कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी हो। ये भारत देश एक ऐसा देश होगा जहां पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को उनके हिस्से की भागीदारी मिलेगी। और इसलिए महिला सहभागी के आधार पर ही हम भारत के दृष्टिकोण, विचार के साथ भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन को बदल सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी संसदीय समितियां लगातार इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है, चाहे महिला कल्याण समिति हो, चाहे बाल कल्याण समिति हो। इन संसदीय समितियों ने महिलाओं की चुनौतियों को, उनकी बाधाओं को, उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक प्रयास किए हैं। अपने संबोधन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। पंचायतों से लेकर विधानसभा और संसद तक महिलाओं का नेतृत्व समाज और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देता है। उन्होंने कहा कि जब तक हम गांव की वंचित महिलाओं के जीवन में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन नहीं लाएंगे, विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा रहेगा। हम इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के साथ, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ हमारे दूर दराज के गांव में बैठी हर बच्ची शिक्षित हो, संस्कारित हो, उसको टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेहतर शिक्षा मिले, ये हमारी संसदीय समितियों की चिंता है। उनकी स्वास्थ्य की चिंता है। आने वाले समय के अंदर गांव ढाणी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हर महिला को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। हर महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, जब उनके काम को आप देखोगे कि गांव ढाणी में बैठकर कैसे उन्होंने छोटे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से एक आत्मनिर्भर मॉडल भारत का तैयार किया है। और इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत के इस अभियान को उस गांव को लेकर जाएंगे और उसके लिए हमारी महिलाएं नेतृत्व करेगी। हमारी महिलाओं का नेतृत्व हमेशा से प्रेरक रहा है। विकास की दृष्टि से हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, आध्यात्मिक, धर्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में प्रेरक रहा है। अभी तो समय वर्तमान का यह है कि देश के अंदर टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष से
देश की प्रशासनिक सेवा हो, राज्य की प्रशासनिक सेवा हो, सीमा पर सैनिक की हो, पायलट के रूप में हो, रेल के इंजन के पायलट के रूप में हो, दुनिया का कौन सा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। ये अद्भुत नेतृत्व की क्षमता को हमें धरातल पर ले जाना है। हमारी कई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्रियों ने समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। इसलिए हम सब यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि आने वाले समय में विकसित भारत बनाना है तो हमें महिलाओं की हर क्षेत्र में सहभागी बनानी है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जब भारत के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं करे। उद्घाटन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रघु रामकृष्ण राजू ने दिया। उद्घाटन सत्र के बाद शुरू हुआ विचार विमर्श का सिलसिला। पहला सत्र था जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि बजट तभी सफल है जब उसमें महिलाओं की भागीदारी और उनकी जरूरतों को शामिल किया जाए। वहीं अगले सत्र यानी कि विमेन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में डिजिटल समावेशन, नई कौशल शिक्षा और टेक्नोलॉजी में महिलाओं की बराबर भागीदारी पर बल दिया गया। हर वक्ता ने एक ही स्वर में कहा, महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। इस दौरान हर राज्यों से आई हुई महिला सशक्तिकरण समिति की चेयरपर्सन ने अपना अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया और विचारों का आदान प्रदान हुआ। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पहले दिन का समापन हुआ। चंद्रगिरी किले की पृष्ठभूमि में संस्कृति और संगीत की गूंज ने इस सम्मेलन को और भव्य बना दिया। खास बात ये रही कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शक्ति को नमन किया गया। दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगली सुबह यानी कि दूसरे दिन कई प्रतिनिधियों ने तिरुमला जाकर भगवान बालाजी के दर्शन किए। यह आध्यात्मिक अनुभव सम्मेलन की ऊर्जा को और गहरा कर गया। सुबह सम्मेलन स्थल यानी कि राहुल कन्वेंशन सेंटर पर एक और ऐतिहासिक क्षण आया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ और इस बार भी नेतृत्व एक महिला अधिकारी के हाथ में ही था। दोनों दिनों का यह दृश्य मानो सम्मेलन की आत्मा को दोहरा रहा था कि नारी ही नेतृत्व है और नारी ही प्रेरणा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने समापन सत्र में कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। यह पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला सशक्तिकरण समिति का ऐतिहासिक प्रयास है, जिसे संसद और आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मिलकर आयोजित किया है। I deem it an honor and privilege to participate in the valedictory session of the first National Conference of Chairpersons of the Committee on Empowerment of Women, Welfare of Women of Parliament and State Union Territory Legislatures, jointly organized by the Parliament of India and Andhra Pradesh Legislature. I am glad the organizers have chosen the holy city of Tirupati as the venue of this prestigious conference of national importance, and I hope all the delegates attending the conference have had a pleasant stay in the city. यत्र नार्यास्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र हि तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र फलाक्रिया, meaning
where women are honored, where women are honored, divinity flourishes there, right? Where women are dishonored, where women are dishonored, all action, no matter how noble, remains unfruitful. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण समिति की स्थापना की तारीख को याद करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। समिति की सिफारिशों ने सरकारी नीतियों को प्रभावित किया और महिलाओं के सशक्तिकरण में सार्थक योगदान दिया। The Committee on Empowerment of Women, constituted on 29th April 1997 during the 11th Lok Sabha, marked a significant milestone in advancing women's empowerment in the country. I am happy to learn that the committee has made impactful contributions and its recommendations in Parliament have played a pivotal role in shaping government policies and driving a meaningful change. The committee's journey has shown that sustained advocacy coupled with thoughtful policy making can be a catalyst for building a more inclusive and resilient democracy. Women's empowerment is not just for women. Women's empowerment is not just for women. It is a promise to liberate the society as a whole, bringing us closer to a more egalitarian society, a more representative democracy, and a more inclusive citizenship. As Maya Angelou, an American poet, once said, and I quote, "Each time a woman stands for herself, each time a woman stands for herself, she stands for all women." अपने संबोधन में राज्यपाल ने यह भी बताया कि शिक्षा और सोच समझकर बनाई गई नीतियां महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है, जो समाज को अधिक समावेशी, समान और लोकतांत्रिक बनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की आजादी और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए है। Gender equality and women empowerment is the key for a country's sustainable development. Therefore, women should be encouraged to play an active role in politics. There is no better tool for the development of women than empowerment. And education is a very powerful weapon for women empowerment that makes them mentally strong and powerful. Before concluding, I would like to quote the following Sanskrit shloka, which is apt for the occasion, right? Atulam tatra tatteja sarvadeva sharirajam ekasta tadahonnari vyapa lokatrayam tvisha, meaning the incomparable radiance that was born from all gods, the incomparable radiance that was born from all gods and pervaded three worlds came to one place and took in the form of a woman. तिरुपति आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई इस पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस का कवरेज सनसेट टीवी पर किया गया। सनसेट टीवी की टीम इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रही, जहां सनसेट टीवी की टीम ने कई सदस्यों तथा चेयरपर्सन से बातचीत भी की। इस दौरान कई सदस्यों तथा चेयरपर्सन ने सशक्तिकरण के सही मायने अपने शब्दों में बयान किए। What is the true meaning of empowerment for you? What you will say? For me is to be personally to be able to do without being having to think about if he is in a better position to do it or am I, that policies and the situation also enable me as much as it would enable any colleague, a male colleague of mine. Yeah. There are so many issues we should want to arise, but there is no way. But this is a pathway.
this is a bridge. This is a corridor. I love this corridor because there is a coordination between state legislative assemblies and parliament. That is the importance of this meeting. This is the first one, but this is, I think this will become the milestone of the on the process of women empowerment. मैंने केरला को सुना ना, और स्टेट्स को सुना, हिमाचल को सुना, और उन स्टेट्स के अंदर क्या गजब लोग काम कर रहे हैं। तो एक और हमने जब अपने उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ बात रखी तो सीधी सी बात है कि एक प्लेटफॉर्म मिला हमको भी कि हम शेयर कर पा रहे हैं अच्छी प्रैक्टिसेस जो दूसरे स्टेट्स के अंदर हो रही हैं, हम अपने यहाँ उसको किस तरह से ला सकते हैं। तो मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ। 2 दिनों की यह यात्रा तिरुपति से उठी यह गूंज अब पूरे भारत में गूंजेगी। हर राज्य से आई महिला नेताओं की आवाज ने मिलकर यह संकल्प लिया कि नारी शक्ति को अब केवल प्रेरणा नहीं बल्कि नीति और नेतृत्व की धुरी बनाना है। तिरुपति के इस सम्मेलन ने साबित कर दिया कि भारत का लोकतंत्र तभी संपूर्ण है जब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी समान हो, क्योंकि नारी शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। आज की नारी सशक्त है, अब नारी नेतृत्व का वक्त है। वर्ष 2047 तक विकसित होगा देश हमारा, जब नारी कदम बढ़ाएगी और विकास में अहम योगदान निभाएगी। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।